हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल पाटीदार न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में केमिकल काइनेटिक के लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया है कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसके दर स्थिरांक का व्यंजक किस तरीके से व्युत्पन्न किया जाता है, ठीक है, उसका डेरिवेशन अपन कैसे करते हैं और उसके लिए अपन ने अर्ध आयु काल भी निकाला था। मैंने आप लोगों से कहा था कि इसी तरीके से अपने को प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए भी वो सब कुछ करना है जो अपन ने शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए किया है। मतलब इसके लिए भी आपको दर स्थिरांक का व्यंजक निकालना है और इसके लिए भी आपको अर्ध आयु काल निकालना है। तो चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। अब अपन बात करेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया की। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया होती क्या है, और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अपन जो है K का वैल्यू निकालेंगे दर स्थिरांक। K यहाँ पर क्या है, दर स्थिरांक के लिए आपको डेरिवेशन सोल्व करना है। तो चलिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि ऐसी अभिक्रिया जिसकी दर जो है वो केवल एक ही अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, तब उसको अपन प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। एक तो ये बहुत सिंपल डेफिनेशन होता है। दूसरा डेफिनेशन ये होता है कि यहाँ पर दर नियम से अगर अपन देखें तो यहाँ पर जो इसकी अभिक्रिया की दर जो है वो मान लो यहाँ पर एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में लिख देता हूँ। ए जो है ये आपका क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है, और ये आपकी जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसकी कोटि कितनी है, प्रथम कोटि, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। तो यहाँ पर अभिक्रिया की दर जो है इस एक अभिकारक के प्रथम घात की क्या होगी, समानुपाती होगी। अपन ने कहा था कि यहाँ पर जो अभिकारक लिखते हैं इसकी सांद्रता पर जितना घात होता है ना, पावर जितनी होती है वही क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि होती है। तो यहाँ पर जो अभिकारक है इसकी घात कितनी है, 1। तो अपन लिख सकते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर जो होती है वो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के 1 घात के समानुपाती होती है। तो ये तो बात हुई कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। अब मैंने यहाँ पर एक अभिक्रिया भी लिख दिया है कि ए जो है ये उत्पाद बना रहा है, ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब इससे अपन दर स्थिरांक के लिए क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर वहाँ जो शून्य कोटि में और इसमें क्या चेंज है वो समझना है। थोड़ा सा यहाँ आपको थोड़ी सी बातें लिखना पड़ेगी और समझना पड़ेगी। वो ये है कि सपोज मान लो कि प्रारंभ में अभिक्रिया के प्रारंभ में जो सांद्रता है, प्रारंभ में सांद्रता जिसको अपन बोलते हैं प्रारंभिक सांद्रता जो है उसको अपन A मान लेते हैं, स्मॉल a मान लेते हैं, ठीक है। T समय बाद क्या होता है, T समय बाद जो x मोल है, A मोल लिख दो, इसको यूनिट भी लिख दो पीछे की। आपके पास जो प्रारंभ में सांद्रता कितनी है, स्मॉल a मोल है। और T समय के बाद क्या होता है कि जो ये x मोल है, x मोल उत्पाद बनाता है, उत्पाद बनाता है। तो A में से x मोल ने क्या कर दिया, उत्पाद बना दिया। तो जो T समय पर सांद्रता बचेगी वो कितनी हो जाएगी, T समय पर सांद्रता कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी A में से x मोल ने क्या कर दिया, उत्पाद बना दिया। तो कितना बचेगा, A माइनस x। बस इतना आपको समझना यहाँ पर जरूरी है। तो अब अपन अगर दर नियम लिखते हैं तो यहाँ पर R जो है वो समानुपाती हो जाएगा किसके, A माइनस x के, है ना। सांद्रता के समानुपाती होता है। उतनी सांद्रता जो उत्पाद में परिवर्तित हुई है उसी को अपन अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन भी समझाया था कि वे अभिकारक जो उत्पाद बनाते हैं उनको अपन अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर ये R जो है समानुपाती हो जाएगा A माइनस एक्स के, क्योंकि इतना अभी बचा हुआ है। A माइनस एक्स जो है T समय पर सांद्रता इतनी है, तो अभी ये सांद्रता जो है यही क्या करेगी, अभिक्रिया की दर निर्भर करेगी। तो R समानुपाती हो गया A माइनस एक्स। अब R को अपन लिख सकते हैं, जैसे मान लो अपन ने जितनी बची है उतनी ही सांद्रता यहाँ पर लिखी है। तो अब अपने को जब यहाँ पर दर नियम लगाते हैं तो माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन, इसी को अपन क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो R की जगह लिख सकते हैं dx अपॉन dt। ये समानुपाती हो जाएगा A माइनस एक्स के। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए इतना आपको बनाना आना चाहिए, यहीं से सब शुरुआत होने वाली है। अब अपन समानुपाती का साइन हटा देते हैं तो देखो क्या बचेगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा आपका दर स्थिरांक k, और आपका ये A माइनस एक्स एज इट इज रहने दो। अब आप सांद्रता को एक तरफ कर लीजिए, तो ये भी सांद्रता है dx और ये A माइनस एक्स भी सांद्रता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, dx अपॉन ये A माइनस एक्स इधर इसके अपॉन में आ जाएगा। तो ये आ गया A माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये k, और ये dt अपॉन में इधर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो k इंटू dt। ये आ गया आपका समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक बहुत सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, पहले भी अपन ने किया है, जो समीकरण 1 आती है अपन इसमें क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो चलिए यहाँ करते हैं। जो समीकरण आपका 1 आया है, समीकरण 1 का
समाकलन करने पर। ठीक है, तो इसका समाकलन कीजिए, समाकलन का साइन लगाइए, यहाँ पर लिखिए dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू, फिर आप समाकलन का साइन लगाइए k इंटू डी टी। अब यहाँ समाकलन करना है तो इसको रूल्स को समझ लीजिए। जो ये dx है इसका जब समाकलन करोगे आपका dx का समाकलन 1 होता है, याद रखिएगा आप लोग। dx का देखो मैथ्स वालों को प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बायो वालों को मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ आप ऐसे समझिए। dx का समाकलन कितना होता है, 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, यहाँ इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये a माइनस एक्स को बाहर निकालना है। मैंने आप लोगों से कहा था जिसके साथ ये d होता है ये हट जाता है, जब समाकलन से बाहर आता है तो d जो होता है वो हट जाता है। लेकिन जहाँ पर d नहीं है, अगर d नहीं है तो इसके साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा, ln लिखना पड़ेगा। ln का मतलब क्या होता है, log e। log जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक e बेस वाला और एक आपका 10 बेस वाला। जो 10 बेस वाला होता है इसको केवल अपन log लिख सकते हैं, और जो e बेस वाला होता है इसको अपन ln लिखते हैं। मैथ्स में आप क्या करते हो वो नहीं पता, केमिस्ट्री में अपन इसको ऐसे ही लिखते हैं। जो log 10 होता है इसको सीधा अपन log लिख देते हैं, और ये जो log e होता है यानी e बेस वाला होता है इसको ln लिखा जाता है। तो जब समाकलन से कोई भी डिजिट बाहर आने वाला है, यानी ये a माइनस एक्स बाहर आने वाला है, तो इसके साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला लिखना पड़ेगा, log e लिखना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पर ln लिख दूंगा, आप log e लिखो चाहे ln लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसके साथ क्या लिख दूंगा, ln। अब ये अपोन में है तो इसको अपन कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो मैं सीधा लिख दूँ, देखो ये तो 1 बन गया, और ये अपोन में है, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस, और समाकलन से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, ln। तो क्या हो जाएगा ये माइनस ln a माइनस एक्स। तो इसका समाकलन तो ये हो गया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर स्थिरांक तो ऐसा कैसा आ जाता है, ठीक है। और जब ये dt समाकलन से बाहर आएगा तो ये बन जाएगा t, इसका d हट जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ आती है समाकलन स्थिरांक प्लस c, जिसको अपन क्या कहते हैं, c यहाँ पर क्या है आप लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, समाकलन स्थिरांक है, ये आपका समाकलन स्थिरांक हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप दे दीजिए, ये आपका इक्वेशन सेकेंड यहाँ पर बन गया है। अब बाकी जो भी अपन करने वाले सब इक्वेशन सेकेंड से ही करने वाले हैं। अब इसको आपको समझना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब आप लोग देखिए, जैसे ही अपने को यहाँ पर समाकलन हो जाता है, वहाँ भी अपन ने शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या करा था, अपन अभिक्रिया के प्रारंभ में जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी वही लिखना है, अभिक्रिया के प्रारंभ में। जब अपन अभिक्रिया के प्रारंभ में जाते हैं तो स्टार्टिंग में, मतलब जब t जो है वो क्या है, 0 है, अभी कोई भी समय बीता ही नहीं है, अभिक्रिया अपन ने शुरू ही करी है, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब आपका t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो t समय पर सांद्रता कितनी थी, t समय पर जो है 1 मोल है वो उत्पाद में परिवर्तित हो गया था। तो जब समय ही नहीं बीता है तो x जो है ये भी उत्पाद में नहीं परिवर्तित होगा, मतलब x इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, जब अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अभिक्रिया के प्रारंभ में जाते हैं तो t इज इक्वल टू भी 0 होता है, x इज इक्वल टू भी 0 होता है। बस अब ये आपको पता है तो आप सीधे चले जाओ समीकरण 2 से, आपको समीकरण 2 में ये वैल्यू रख देना है। तो t का वैल्यू भी रखना है और x का वैल्यू भी रखना है। चलिए यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, कितना आ रहा है, माइनस ln, a आपका एज इट इज रहेगा, x का वैल्यू 0 तो a माइनस 0, ठीक है, इज इक्वल टू k इंटू टी का वैल्यू भी क्या हो गया, 0 प्लस सी। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ बचेगा माइनस ln, ये a में से 0 जाएगा तो यहाँ पर a बचेगा, इज इक्वल टू k का 0 में करेंगे 0, इज इक्वल टू आपका क्या आ गया c। ये जो c का वैल्यू है, ठीक है, c का मान जो है अपन फिर से काय में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो c का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 बार आपको समीकरण 2 का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो अभिक्रिया के प्रारंभ में कहे तो समीकरण 2 से किया अपन ने, ये समीकरण 2 थी, यहाँ से आपका c का वैल्यू आ गया, तो ये c का मान फिर से अपन इसी समीकरण में रखने वाले। तो c का वैल्यू कितना आया, माइनस ln, तो रख दो इसी समीकरण में। देखो क्या आने वाला है, माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू टी। अब यहाँ ये प्लस का साइन है और इसके आगे क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और c की जगह अपन क्या लिख देंगे, ln a। तो ये देखो आपका c की जगह लिख दिया माइनस ln a। अब इसको सोल्व कर लो। ये देखिए ये इधर माइनस का है तो इसको इधर लेके आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं के टी जहाँ है इसको ऐसा कैसा लिख देता हूँ, k इंटू टी मैंने इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इज इक्वल टू का साइन, ये इज इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब ये माइनस ln a को मैं इधर लेके आऊँगा, तो जब माइनस ln a को इधर लेके आऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ ln a, और ये माइनस ln a माइनस एक्स आपका एज इट इज। तो ये आपका सेम वैसा का वैसा, कुछ नहीं करा, ये माइनस का ln a है, इसको इधर लेके आए तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का ln a माइनस एक्स ऐसा कैसा है, k इंटू टी भी आपका ऐसा कैसा। चलिए अब मैं इधर का रफ करता हूँ, आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें।
बस अब थोड़ा सा और बचा है, ख़त्म होने वाला है। देखिए आप लोगों को यहाँ एक चीज़ समझना ज़रूरी है, वो मैं आपको एक नियम समझाता हूँ log का, कि जब भी किसी के साथ सपोज मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है log a माइनस log b, चाहे यहाँ ln लिखा हो चाहे log लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों के साथ log है और दोनों डिजिट माइनस में है, तो log को आपको क्या करना पड़ता है, एक बार लिखना पड़ता है और इसके अपोन में ये पीछे वाला चले जाता है, मतलब माइनस वाली चीज़ जो है वो अपोन में चली जाती है, ये आपको याद रखना है। और अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो वो कहाँ चला जाता है, मल्टीप्लाई में। सपोज मान लो यहाँ पर ये माइनस का साइन नहीं होता, प्लस का साइन होता, मैं इसको कैसे लिखता, log a इंटू बी, क्या लिखता मैं, a इंटू बी, मैं इसको ऐसे लिखता। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो मुझे मल्टीप्लाई में लिखना है, यहाँ माइनस का साइन है तो मुझे अपोन में लिखना है। इसका उल्टा भी होता है, अगर मुझे इसको खोलना है, ये a मल्टीप्लाई में है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log a प्लस log b। इसको मुझे अगर ओपन करना है तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा log a माइनस log b। मतलब सीधी सी बात है, माइनस वाला जो है वो अपोन में चला जाता है, ठीक है, और जो मल्टीप्लाई वाला होता है वो प्लस में, प्लस वाला मल्टीप्लाई में, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो चलिए ये रूल्स आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ये लोग के नियम है, आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ पर देखो ln a लिखा हुआ है, ln a माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो a के अपोन में कौन चला जाएगा, a माइनस एक्स। ये ऐसा कैसा रहेगा आपका k इंटू टी, देखिए k इंटू टी इज इक्वल टू आपका देखो यहाँ पर ln को एक ही बार लिखिए आप ln, और ये a के अपोन में चला जाएगा a माइनस एक्स, तो a अपोन a माइनस एक्स। अब आपको k का वैल्यू निकालना है, तो k का वैल्यू निकालना है तो t को इधर लेके आओ, तो k इज इक्वल टू, ये t मल्टीप्लाई में तो अपोन में जाएगा, तो 1 के अपोन में लिख दो 1 अपॉन टी ln a अपॉन a माइनस एक्स। अब एक लास्ट काम और आपको करना है और ये आपका सोल्व हो गया। लास्ट काम ये करना है कि जो ln है इसको अपन क्या लिखते हैं, log e और ln एक ही बात होती है, तो log e जो होता है ये इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा log 10 में। यहाँ आपने ln यूज़ किया है, इस ln को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा log 10 में, और इन दोनों में रिलेशन क्या होता है उसको समझिए। जब भी आप log e को log 10 में कन्वर्ट करोगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 का। जैसे ही आप 2.303 का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप इस log e को क्या लिख सकते हो, log 10 लिख सकते हो। तो मैं इस ln की जगह अगर log लिखूंगा, log 10 को मैं सीधा log लिख सकता हूँ। जब मैं ln की जगह log लिखूंगा तो मुझे इसमें 2.303 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं कर देता हूँ k इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देता हूँ 1 की जगह 2.303 अपॉन टी। अब मैंने 2.303 का मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं इस ln की जगह क्या लिख सकता हूँ, log लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये जो आपका आंसर आया है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स, यही आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक है। तो ये आपको सोल्व करना आना चाहिए। आप इसको भी नोट कर लीजिए या पूरे का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन ने दर स्थिरांक का व्यंजक तो निकाल लिया है, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अलग से नोट कर लेता हूँ। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ। ये तो आपने दर स्थिरांक का व्यंजक निकाल लिया है। पहले भी अपन ने क्या किया था कि जो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन था उसके लिए आपने अर्ध आयुकाल भी निकाला था, तो सेम आपको यहाँ पर भी निकालना है कि जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है, ठीक है, ये आपकी प्रथम कोटि अभिक्रिया है, इसके लिए आपको क्या करना है, अर्ध आयुकाल पता करना है। मैंने आपको डेफिनेशन पहले भी समझाया कि अर्ध आयुकाल क्या होता है, वह समय जिस पर किसी भी अभिकारक की सांद्रता जो होती है वो आधी हो जाती है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, वही समय उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाता है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वह समय जिसमें कोई अभिक्रिया जो है वो आधी कंप्लीट हो गई है तो उसको अपन उसका अर्ध आयुकाल कहते हैं। तो सपोज मान लो कि अपने को इसका अर्ध आयुकाल निकालना है तो इसको डिनोट करते हैं टी हाफ से। तो टी जो है ये टी तो क्या बन जाएगा, टी हाफ, पहले अपन ने समय कितना लिया था टी, अब अपने को कितना लेना है, आधा समय लेना, तो टी हाफ हो जाएगा। और टी हाफ समय पर जो अभिक्रिया की जो प्रारंभिक सांद्रता होती है वो कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। तो जो टी समय की सांद्रता है, टी समय की सांद्रता कितनी है, एक्स, तो ये एक्स जो है ये कितना हो जाएगा, एक्स आपका हो जाएगा a/2। पहले टी समय की सांद्रता कितनी ली थी अपन ने, अगर टी समय के लिए अपन निकालते हैं तो कितना आया था, एक्स, लेकिन अब अपने को काय के निकालना है, आधे समय के लिए निकालना, मतलब अभिक्रिया आधी कंप्लीट हो गई है। तो ये सांद्रता x जो टी समय पे सांद्रता जो x थी, इसको अब अपने को कितना लेना पड़ेगा, प्रारंभिक सांद्रता का आधा, क्योंकि अपन जानते हैं कि अर्ध आयुकाल पे
अभिक्रिया की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो कितनी हो जाती है, आधी रह जाती है। तो x की जगह लिखना पड़ेगा a/2। बस ये समझ में आता है तो इसको सोल्व करना आसान है। ये आप याद रखिए, जब भी आपको केवल अर्धायुकाल पूछा जाता है एग्जाम में तो आप इसको सीधा लिख सकते हो, इसको डिराइव करने ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ लिखिए, इतना लिखिए सबसे पहले कि अर्धायुकाल पर t = t½ हो जाएगा और x = कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो दर स्थिरांक का व्यंजक होता है वो होता है k = 2.303/t log a/x। अब इसमें अपन वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखते हैं k आपका एज इट इज है k = 2.303, t की जगह लिखना है मुझे t½ ठीक है। log आपका एज इट इज रहेगा, a भी आपका यही रहेगा, यहाँ नीचे भी a सही रहेगा, माइनस इस x की जगह मुझे लिखना पड़ेगा a/2, तो x की जगह लिख देता हूँ मैं a/2 ठीक है। अब मुझे यहाँ पर t½ का वैल्यू निकालना है, तो t½ को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, ये हो जाएगा t½ = 2.303/k log a/a-a/2 ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, यहाँ तो है आपका t½ = 2.303/k, फिर ये log भी ऐसे ही रहेगा आपका, ये log ऊपर a आपका है, अपॉन में आप देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिया, अपन इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 का a में करोगे तो 2a ठीक है, फिर ये माइनस का साइन आपका, ये माइनस, फिर 1 का a में करोगे तो a ठीक है। अब सोल्व कर लीजिए, t½ = 2.303/k log ऊपर तो आपका a है, अपॉन में 2a में से एक a जाएगा तो एक a बचेगा, इसके अपॉन में कितना है 2 है। अभी अपॉन में 2 है, इसको अपन ऊपर लेके जा सकते हैं, तो चलिए लिखिए इसको, t½ = 2.303/k log 2a/a। तो आपको क्या करना है, a से आपका a जो है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, t½ = 2.303k, यहाँ log है और 2 है ना। अब log 2 बच गया बस यहाँ पर, और आप सब लोग जानते होंगे कि log 2 का वैल्यू जो है ये होता है 0.3010, ये log 2 का वैल्यू होता है, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो log 2 का वैल्यू रख देते हैं, t½ = 2.303/k × 0.3010। अब एक लास्ट स्टेप बचा है, 0.3010 log 2 की जगह रख दिया है, तो अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा t½ = 0.693/k। इसका 2.303 का और 0.3010 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0.693, अपॉन में आ गया आपका k, ये आपके t½ का वैल्यू आ गया। बस यही आपका अर्धायुकाल है, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपका अर्धायुकाल आया है, ये क्या आया है, यहाँ मुझे केवल स्थिरांक दिख रहा है k, और ये डिजिट दिख रहा है, कुछ डिजिट का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ कोई सांद्रता वगैरह नहीं दिख रही है, केवल आपको क्या दिख रहा है, स्थिरांक दिख रहा है। तो कभी कभी आता है एग्जाम में कि सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयुकाल होता है वो एक स्थिरांक होता है। तो समझ में आ रहा है, एक स्थिरांक है यहाँ पर और कुछ नहीं है। फिर दूसरी बात एक और ये आता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो दर स्थिरांक होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्धायुकाल होता है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो देखो ना यहाँ पर अर्धायुकाल क्या कि यहाँ से कहीं तक आपको a नहीं दिख रहा है, प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी a, तो यहाँ पर सांद्रता अपने को दिख ही नहीं रही है। मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल जो होता है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ये भी आपका यहाँ से सिद्ध हो जाता है। तो क्वेश्चन को पूछने का 3 तरीका होता है। एक तरीका होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक व्युत्पन्न करो, दूसरा तरीका होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो अर्धायुकाल होता है वो एक स्थिरांक होता है, सिद्ध करो। फिर तीसरा तरीका होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अर्धायुकाल जो होता है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ये भी आप सिद्ध करो। तो ये सारा काम आपका यहाँ पर हो गया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला आपका जो टॉपिक है वो आपको समझना यहाँ पर है, ये आपके इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। फिर इसमें कुछ न्यूमेरिकल बचेंगे जो मैं आपको करवाऊँगा,
नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल करवा दूंगा और ये यूनिट आपका खत्म। सक्रिय ऊर्जा और दहली ऊर्जा, ठीक है, ये आपको इनका डेफिनेशन समझना है। सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, दहली ऊर्जा क्या होती है। और दूसरी चीज़ आपको ये समझना है कि ये सक्रिय ऊर्जा जो है इसको देखो डिनोट किया जाता है ई ए से। कैसे लिखा जाता है, ई एस। इसका कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये आपको बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है। ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, ई एक्टिवेशन, ए से आपका एनर्जी हो जाएगा, ये सक्रिय ऊर्जा होती है। तो इसके निर्धारण की आपको विधि बताना है। आर्हीनियस ने एक समीकरण दिया है जिससे इसका निर्धारण किया जाता है, वो भी अपने को समझना है। आर्हीनियस समीकरण क्या होती है, उससे क्या क्या पता चलता है। उससे पहले आपको डेफिनेशन समझना है कि सक्रिय ऊर्जा और दहलीज ऊर्जा होती क्या है। दहलीज नहीं, दहली ऊर्जा, ठीक है, वो गलती से दहलीज बोला जाता है। तो दहली ऊर्जा, अब पहले आप समझ लीजिए कि ये जो है इसको आपको कैसे समझना है। सपोज मान लो कि मेरे पास ये एक एटम है, एक अणु है, इसके पास इसकी स्वयं की नहीं खुद की कुछ इतनी ऊर्जा है, इसके पास इतनी एनर्जी है। ये इसकी खुद की स्वयं की ऊर्जा होती है जिसको अपन, इसका अलग से कोई नाम नहीं होता है, स्वयं की ऊर्जा, ये इसकी खुद की ऊर्जा है, ठीक है। उसके बाद इसको आप क्या कर रहे हो, सक्रिय करने के लिए ऊर्जा दे रहे हो। अभी ये सक्रिय नहीं है, इसके पास इसकी खुद की ऊर्जा है, अब आप इसको सक्रिय करने के लिए थोड़ी और ऊर्जा दे रहे हो। तो अब इसके पास इतनी और ऊर्जा आ गई और ये आपने इसको दी इतनी ऊर्जा, और आपने दी जो ऊर्जा आपने इसको दी सक्रिय करने के लिए, उसको अपन क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आएगा आपको, अणु के स्वयं के पास उपस्थित न्यूनतम ऊर्जा के अतिरिक्त, ये तो इसकी खुद की ऊर्जा है, तो इसके अतिरिक्त वह ऊर्जा जो अणु को सक्रिय बनाने के लिए आवश्यक होती है उसको अपन सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। मतलब ये ऊर्जा जब आप अणु को दे देते हो तो अणु क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, अब वो उत्पाद बनाने के लायक बन गया है, ठीक है, उसी को अपन सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। तो सक्रिय ऊर्जा की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे समझ में आती है, अणु के स्वयं के पास उपस्थित ऊर्जा के अतिरिक्त ऊर्जा की वह मात्रा जो अणु को सक्रिय बनाने के लिए आवश्यक होती है उसी को अपन सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। उसके बाद दहली ऊर्जा क्या होती है तो उसको समझते हैं। तो ये जो अणु है इसके पास जो टोटल ऊर्जा आ गई है वो क्या क्या है। टोटल ऊर्जा इसके पास है, एक तो इसकी स्वयं की ऊर्जा, खुद की ऊर्जा, इसको आप न्यूनतम ऊर्जा भी बोल सकते हो, इसकी न्यूनतम ऊर्जा, प्लस उसके बाद आपने इसको दी कौन सी, सक्रिय ऊर्जा। तो इसके पास जो कुल ऊर्जा है वो कितनी हो गई है, स्वयं की ऊर्जा प्लस सक्रिय ऊर्जा। जो ये जो कुल ऊर्जा होती है इसी को अपन क्या कहते हैं, दहली ऊर्जा कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आता है कि इनमें आप रिलेशन बताइए, तो यही इनमें रिलेशन होता है, ठीक है। स्वयं की ऊर्जा और सक्रिय ऊर्जा का जो योग होता है उसी को दहली ऊर्जा कहते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि किसी, ये सक्रिय अणु हो गया, तो सक्रिय अणु के पास सीधा लिख सकते हो, किसी सक्रिय अणु के पास, सक्रिय अणु के पास जो कुल ऊर्जा होती है, जो कुल ऊर्जा होती है उसी को दहली ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि सक्रिय अणु के पास कौन कौन सी ऊर्जा है, एक तो सक्रिय ऊर्जा है और उसकी स्वयं की ऊर्जा भी है, और इन दोनों का योग ही क्या होता है, दहली ऊर्जा होता है। तो बस किसी सक्रिय अणु के पास जो कुल ऊर्जा उपस्थित होती है जो उसकी टक्कर को क्या कर सकती है, प्रभावी बना सकती है। मतलब अगर किसी अणु के पास दहली ऊर्जा है तो वो अणु जो टकराएगा तो उसकी टक्कर प्रभावी होने वाली है। मैंने आप लोगों को प्रभावी टक्कर समझा दिया इससे पहले वाले वीडियो में, आप वहाँ देखिएगा, वहाँ जब मैंने वो समझाया था अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, तब मैं आपको इस पूरी यूनिट के जितने भी वीडियो उन सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप समझ लीजिएगा। तो प्रभावी टक्कर वो टक्कर होती है जो अणु टकराने के बाद उत्पाद बनाता है। ऐसी टक्कर जिससे उत्पाद बनता है वो प्रभावी टक्कर है, जिससे उत्पाद नहीं बनता वो प्रभावी टक्कर नहीं है। तो दहली ऊर्जा, दहली ऊर्जा, अगर किसी अणु के पास दहली ऊर्जा है तो वो अणु जो है उसकी टक्कर क्या होने वाली है, प्रभावी होने वाली है। क्योंकि दहली ऊर्जा होने वाले अणु के पास सक्रिय ऊर्जा भी होती है और स्वयं की ऊर्जा भी होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दहली ऊर्जा क्या होती है, सक्रिय ऊर्जा क्या होती है। तो अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सक्रिय ऊर्जा के निर्धारण की आर्हीनियस समीकरण लिखिए। तो मैं आपको समझाता हूँ आर्हीनियस समीकरण क्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो आर्हीनियस समीकरण होती है, ठीक है, आर्हीनियस समीकरण जो होती है ये साइंटिस्ट के नाम से ही रखा गया है, इसको आर्हीनियस नहीं दिया है। तो इस समीकरण को इन्होंने दिया क्यों है, तो इन्होंने दिया है किसी भी अभिक्रिया की दर जो होती है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, उसको व्यक्त करने के लिए आर्हीनियस ने एक समीकरण दिया है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि अभिक्रिया की दर पर ताप के प्रभाव को समझाइए, किससे, आर्हीनियस समीकरण से समझाइए। तो देखिए अभिक्रिया के वेग पर, दर पर ताप के प्रभाव को समझाने के लिए आर्हीनियस ने एक समीकरण दिया। वो समीकरण कुछ इस तरीके से है, K इज इक्वल टू, ये समीकरण आपको सीधे याद रखना है, K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA अपॉन RT।
यही आपका आर्हीनियस समीकरण है और इस समीकरण को दे देता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें कौन क्या है आप उसको समझ लीजिए। के यहाँ पर आपका दर स्थिरांक है, ए यहाँ पर आर्हीनियस फैक्टर है जिसको आर्हीनियस कारक अपन हिंदी में कहते हैं, और ई ए यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी है, सक्रिय ऊर्जा है, आर यहाँ पर गैस नियतांक है, और टी यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है। ये सारी चीज़ें आप लोग इनको जानते हो, ये क्या है। अब इसी को आपको क्या करना है, डेरिवेशन करना है, पूरा सिद्ध करके आपको इसको बताना है। तो अब चलिए इसको अपन डिराइव करते हैं, ये तो आपको याद रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये समीकरण आपका एक है, इसमें अपन क्या करेंगे, ln लेने पर, लोग लेने पर, लोग कौन सा वाला लेंगे, प्राकृतिक लोग, लोग ई को अपन ln लिखते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया। तो चलिए लोग लेते हैं इसका। तो यहाँ देखिए ये तो हो जाएगा आपका ln के इज इक्वल टू, देखिए ए को लिखेंगे अपन ln ए। अब यहाँ देखिए बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मैंने आप लोगों से कहा था जब ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई में होती है तो वो काहे में चली जाती है, प्लस में चली जाती है। तो मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा प्लस का साइन, और मैं इसको लिखूंगा लोग ln, लोग ई लिखने की बजाय सीधा लिख देता हूँ ln ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, कुछ नहीं करा है, मैंने ln लिया है बस। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में था तो ये प्लस में चला गया, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया कैसा होता है। चलिए अब आपको इसको कैसे सोल्व करना है, ये देखिए ये ln के तो ऐसा कैसा लिखता हूँ, इज इक्वल टू ln a। अब यहाँ आप देखिए, और जो पावर में होता है, लोग के आगे कुछ लिखा हुआ है, उसकी पावर में जो कुछ भी होता है वो पावर सीधा कहाँ जाती है, आगे आ जाती है। जैसे सपोज मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है कि log 10 की पावर 2 है, तो ये 2 आगे आ जाता है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 log 10, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। क्या करा मैंने, इस पावर को कहाँ रख दिया, आगे, और ये log 10 ऐसा कैसा है। तो यहाँ पर मैं सेम वैसे ही करूँगा, यहाँ पर e की पावर कितना है, माइनस ई अपॉन आर टी, तो इसको मैं आगे लिख सकता हूँ, और ये माइनस का, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये ई ए अपॉन आर टी यहाँ पर आगे आ गया, पीछे बचेगा आपका ln ई। ठीक है, ये रूल्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ एक और चीज़ आपको समझना, वो ये है कि जो आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, log ई है, ln का मतलब क्या है, log ई, और इसके यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, ई, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। जैसे मान लो ऐसे ये भी होता, अगर मान लो यहाँ पर log 10 है और इसके यहाँ पर मैं 10 लिखूंगा तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर बेस और यहाँ दोनों सेम है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो बस आपको यही करना है, यहाँ पर वही तो है, log ई, ln का मतलब log ई होता है, और यहाँ पर क्या ई, मतलब मैं सीधा लिख सकता हूँ कि ln ई इज इक्वल टू कितना होता है, 1, तो ये तो 1 हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पर ln के इज इक्वल टू ln ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, बस इतना आपका बचा है। इसको और भी आगे सोल्व करना पड़ेगा, आप यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ पर देखो ln है दोनों जगह, तो ये log e है, इसको log 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो log 10 में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या करना है, पता है 2.303 का मल्टीप्लाई करना है, तो कर दीजिए। इसमें ln के में अपन 2.303 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ln की जगह में लिख सकता हूँ log के। ठीक है, फिर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखो इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा 2.303, ये हो जाएगा आपका log a। ठीक है, तो ये माइनस का साइन आपका एज इट इज ऐसा कैसा रहेगा, और यहाँ पर आपका ई ए अपॉन आर टी में तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। अब यहाँ एक चीज़ आपको करना है कि ये 2.303 दो जगह है, तो एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशंस में 2.303 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ लिख लें आप 2.303 से भाग देने पर, इधर भी भाग देते इधर भी भाग देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए इधर देते हैं अपन, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2.303 log के अपॉन 2.303 इज इक्वल टू, यहाँ भी करिए 2.303 log a अपॉन 2.303 माइनस ई ए अपॉन, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी आपको भाग तो सब में लगाना है, पूरी इक्वेशन में भाग लगाना है, तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा। यहाँ भी लगाओ 2.303 आर टी, भाग तो पूरी में लगेगा ना, तो यहाँ तो 2.303 से कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ नहीं कटेगा, यहाँ ऐसा कैसा बचेगा, तो आपका हो जाएगा log के इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, और यही आपका क्या है, आर्हीनियस का समीकरण है, जहाँ से आप, अगर आपके पास log a का वैल्यू है, log के का वैल्यू, ए का वैल्यू, आर का तो फिक्स होता है, टी टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, तो ये सारी वैल्यू अगर इसमें रखें तो आप ई ए का वैल्यू क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा इससे, तब आपको समझ में आएगा इसका आपको कैसे यूज़ करना है। तो ये तो आपका आ गया, लेकिन अभी आपको एक तरीके और से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी सोल्व करना। ये तो आ गया आपका, यहाँ तक तो आपका काम हो गया। इसको मैं नोट कर देता हूँ आंसर को यहाँ, क्योंकि इस आंसर का आपको ज़रूरत लगने वाला है, तो मैं यहाँ नोट करता हूँ इसको। क्या है आपका, log के इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303
303 RT। चलिए अब मैं इसको रफ करने वाला हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो ये है कि आपको दो अलग अलग टेम्परेचर अगर दिए हुए हैं तो उसकी सहायता से आपको सक्रिय ऊर्जा की गणना करनी है। दो आपको टेम्परेचर दिए हुए हैं, सपोज मान लो कि कोई अभिक्रिया है वो T1 टेम्परेचर पे स्टार्ट होती है, तब उसका जो दर स्थिरांक है उसका वैल्यू जो है वो कितना होता है, K1 होता है। फिर अभिक्रिया का तापमान बढ़ाकर T2 कर दिया जाता है, तब उसका दर स्थिरांक जो है वो K2 हो जाता है। मैंने कहा था टेम्परेचर के साथ साथ दर स्थिरांक का मान भी बदलता है। तो पहले टेम्परेचर आपने T1 रखा तब दर स्थिरांक K1 था, और जब आपने टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया और T2 कर दिया तो उसका दर स्थिरांक का वैल्यू भी कितना हो गया, K2 हो गया है। तब आपको इस अभिक्रिया को सोल्व करना है। अब आर्यनीय समीकरण को आपको दो भिन्न भिन्न तापों के लिए क्या करना है, व्युत्पन्न करके बताना है। तो चलिए सोल्व करते हैं, ये बहुत आसान है, ये आपको याद रखना है, इसको बार बार सोल्व करने का जरूरत नहीं। जब अलग अलग ताप पर दिया होता है कि हम जानते हैं log K = log A - E अपॉन 2.303 RT होता है, आर्यनीयस ने इसको सोल्व किया है। तो अपन T1 टेम्परेचर पर इस अभिक्रिया को लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, चलिए लिखते हैं, log K की जगह हो जाएगा K1 = log A, तो आपका एज इट इज रहेगा, फिर माइनस EA अपॉन 2.303 R, और इस T की जगह हो जाएगा T1। ये हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट, ठीक है। इसी तरीके से आप T2 टेम्परेचर के लिए भी इक्वेशंस को लिख लो, इसी इक्वेशंस को। ये क्या हो जाएगी आपका, log K की जगह आपका K2 हो जाएगा = log A माइनस EA अपॉन 2.303 R T2, T की जगह क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका बन गया इक्वेशन सेकेंड। अब इसकी सहायता से आपको सक्रिय ऊर्जा की गणना करना है। तो क्या करना है कि ये जो समीकरण 2 है, बाद में टेम्परेचर बढ़ा है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया है, मतलब इसका वैल्यू कम आने वाला है, क्योंकि नीचे जितना बड़ा डिजिट होता है भाग लगाने पर आंसर उतना ही कम आता है। तो आपको समीकरण 2 में से, छोटे में से बड़ी डिजिट को माइनस किया जाता है, समीकरण 2 में से आपको क्या करना है, समीकरण 1 को माइनस करना है, 1 को घटाने पर। तो चलिए माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर लिखिए आप log K2 माइनस, इधर वाला इधर लिख लेते हैं, log K1 = इसमें से आपको माइनस करना है, फिर इधर देखिए, इधर लिखिए आप log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2, ठीक है। इसमें से आपको माइनस करना है इसको, तो इसको मैं पीछे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्या है, log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT1, ठीक है। ये पूरा मैंने माइनस का साइन लगा के अभी तो वैसा वैसा लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया है। चल अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए इधर देखिए आपको क्या करना है, अभी जस्ट मैंने समझाया था, इसके साथ भी लोगे, इसके साथ भी लोगे, और दोनों काय में माइनस में, तो माइनस वाली चीज़ कहाँ चली जाती है, अपॉन में। तो आप इसको लिख दीजिए log K2 अपॉन K1 = यहाँ पर आपका log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2, ये माइनस का साइन ऐसा कैसा, और ये log A इधर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा log A, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और EA अपॉन 2.303 RT1। अब इस इक्वेशंस पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये log A प्लस का है और ये log A माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी यहाँ सोल्व करते हैं, क्या बचता है उसको लिखिए। यहाँ बचेगा आपका log K2 अपॉन K1 = ये तो कट गया, बचा क्या, अब ये माइनस का है तो इसको मैं पीछे लिख देता हूँ, ये प्लस वाले को आगे लिख देता हूँ, ठीक है। सोल्व करने में सही रहेगा, ये प्लस वाला है तो इसको आगे लिख दो, EA अपॉन 2.303 RT1, ये माइनस का है तो माइनस करके इसको लिख दो, EA अपॉन 2.303 RT2, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ आप देखिए ध्यान से कि EA अपॉन 2.303 R यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी EA अपॉन 2.303 R आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। तो चलिए इसको अपन क्या करते हैं, log K2 अपॉन K1 = कॉमन ले लेते हैं, EA अपॉन 2.303 R कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ से बचेगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2।
एक लास्ट स्टेप और इसको सोल्व करना पड़ेगा। log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R। यहाँ देखिए इसको सोल्व करेंगे तो ये दोनों का एलसीएम ले लो, T1 इंटू T2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें करोगे तो ये आ जाएगा T2, ये माइनस का साइन, T1 का इसमें करोगे तो T2 माइनस T1। तो यही आपका दो भिन्न भिन्न तापों पर आर्हीनीय समीकरण है। यहाँ पर आपको ये दोनों टेम्परेचर अगर पता है, R का वैल्यू पता है, K1 K2 का वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, तो आप यहाँ से सक्रिय ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। दो भिन्न भिन्न तापों के लिए दे दिया है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप लिखना चाहे तो नोट्स बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। मैं इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और अब एक और चीज़ जो बचता है, ये तो आपका सब काम हो गया है। अब यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी आर्हीनीय समीकरण सोल्व करने के लिए आता है, जो आपने यहाँ तक कर दिया था, ये तो दो भिन्न भिन्न टेम्परेचर पे था, और इसके लिए आपको ग्राफ बनाने के लिए भी कहा जाता है। तो इससे आपको कैसे ग्राफ बनाना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये वाली आर्हीनीय समीकरण अपन ने निकाली थी, log K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। तो इससे आपको ग्राफ बनाना आता है। तो देखो ग्राफ अपन किस किस के बीच में बनाने वाले हैं पहले वो समझिए। एक तो अपन ग्राफ बनाएंगे log K, यानी x एक्सिस पे अगर मैं यहाँ पर y एक्सिस पे अगर मैं log K ले लेता हूँ और ये ले लूँगा मैं y एक्सिस पे, ठीक है। वो x एक्सिस पे मैंने यहाँ से लेता हूँ 1/t, क्या लिया मैंने 1/t। अब बचा क्या उसको देखिए, दो चीज़ें बची। यहाँ से आपका log A बच गया, इसका मतलब मैं समझाऊँगा क्या है, और यहाँ से आपका बचा माइनस EA अपॉन 2.303 R। 1/t तो मैंने ले लिया है। तो चलिए, जब इन दोनों के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो एक सीधी रेखा अपने को मिलने वाली है। चलिए मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ। ये मैंने यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस बना दिया, और ये मेरा हो गया x एक्सिस, और ये हो गया आपका y एक्सिस। इस पर मैंने यहाँ पर ले लिया log K का वैल्यू है, इधर आपका इंक्रीज हो रहा है, और जो x एक्सिस है इस पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1/t का वैल्यू, ये इधर आपका इंक्रीज हो रहा है। जब इसके बीच ग्राफ खींचा जाता है तो ये ग्राफ जो होता है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर एक सीधी लाइन मिलने वाली है, और इसका जो ये स्लोप आने वाला, स्लोप को अगर आप देखोगे तो एक पॉइंट में यहाँ ले लूँ, एक पॉइंट यहाँ ले लूँ, ये जितना ऊंचा होगा और यहाँ से इसकी जितनी दूरी, यहाँ से जितना दूरी है और यहाँ से जितना ऊपर है, दूरी मैंने यहाँ से क्यों लिए, तो मैं इस वाले पॉइंट की अगर बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस होती है इसको कहा जाता है अंतःखंड। और ये अंतःखंड कितना आने वाला है, इस log A का जितना वैल्यू होगा उतना ही यहाँ पर क्या आने वाला है, अंतःखंड। मतलब ये तो हो गया आपका log A का वैल्यू, ठीक है। ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये क्या है, log A, इसको अंतःखंड कहा जाता है। और ये ढाल जो है इसका स्लोप, इसको ढाल कहा जाता है। ये कितने आने वाली है, तो देखिए यहाँ का मैं A लिखता हूँ, इस पॉइंट पे अगर मैं B लिखता हूँ, ये C लिखता हूँ, तो ढाल इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, ढाल इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, मतलब BC कितना है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, AB कितना है, इसी को अपन ढाल कहते हैं। और ये ढाल जो है, ये जो स्लोप है, ये कितना आने वाला है, ये स्लोप आपका आएगा इसके बराबर माइनस EA अपॉन 2.303 R। मतलब इस अभिक्रिया के अंदर ये माइनस EA अपॉन 2.303 R तो ढाल है, ये log A जो है इस ग्राफ का अंतःखंड है। और जब log K और 1/t के बीच में ग्राफ खींचा जाता है तो एक सीधी लाइन मिलती है। तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ भी बनाना है। सिंपल है, सारी चीज़ें आप डिनोट करके इसमें बता सकते हो, बना सकते हो इस ग्राफ को। तो इस तरीके से आपको कभी कभी ग्राफ बनाने के लिए आ जाता है, कहता है तो आपको ग्राफ भी बनाना है। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं इस यूनिट के। अब आपको इसमें केवल न्यूमेरिकल बचते हैं, कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स मैं आपको इसमें करवाऊंगा। एक वीडियो और मैं आपको इस यूनिट का देने वाला हूँ, फिर आपका 4 यूनिट खत्म हो जाएगा। मतलब मैंने आपको 4 यूनिट यहाँ पर पढ़ा दिए हैं, 1, 2, 3 और 4। और मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मैंने स्टार्ट किया है जूम ऐप पर, लाइव में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपको यूट्यूब पे भी उसके वीडियो देने वाला हूँ। यदि आप में से कोई लाइव पढ़ना चाहता है तो आप लोग मुझे वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, जो स्टार्टिंग में मैं आपको यहाँ पर वीडियो स्टार्ट होता है तब मैंने आप लोगों को दोनों नंबर मेरे दिए हुए हैं, दोनों नंबर पे मेरा व्हाट्सअप ऑन है। आप किसी भी नंबर पर मुझे अपना नंबर सेंड कर सकते हैं यदि आपको लाइव क्लास पढ़ना है तो। फिर मैं आपको उस पर क्या करूँगा, लिंक सेंड कर दूंगा, जिस पे आपकी क्लास जो है 3 से 4 और 4 से 5 में लाइव क्लास चलती है। बेसिक क्लास चलती है 4 से 5 में, और 3 से 4 में मैं आपको 12th क्लास के लिए क्या पढ़ा रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जिसको भी पढ़ना है आप मुझे बताइए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में।